टॉपिक से था, तो आज अमन मैम आपका ये आंसर राइटिंग वाला सेशन लेगी। एंड मैम आपको आज लोक अदालत और आर्बिट्रेशन जो काउंसिल है हम लोगों का, ट्रिब्यूनल्स, उसके बारे में बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली है। यू कैन ऑल्सो जूम इन अमन। कर दूँ स्टार्ट? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाय एवरीवन, सो आई एम एडवोकेट अमनप्रीत कौर। सो कल मैम ने आपको टॉपिक दिया होगा लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये लिखना है यूपीएससी एस्पेक्ट से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने आंसर लिख लिया सबने? चैट बॉक्स में भी मेरे को एक बार बता दो, अगर किसी ने आंसर नहीं लिखा है तो भी प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है? मेरे को लेमैन लैंग्वेज में कोई बता सकता है कि लोक अदालत क्या होता है? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, हिंदी पंजाबी कोई इशू नहीं, कोई भी एक बंदा आप में से बता दो लोक अदालत, आपको क्या लगता है कि लोक अदालत क्या होता है? नहीं, मतलब क्या लगता है आपको? लोक अदालत, दो ये वर्ड्स हैं, लोक अदालत। लेमन टाइप। हाँ, आप मेरे को बताओ, मतलब लोक का मतलब क्या है? पीपल। अदालत का मतलब क्या है? कोर्ट। सो बेसिकली इट इज पीपल्स कोर्ट, जहाँ एक फॉर्मल सेटअप नहीं होगा, जहाँ एक इनफॉर्मल सेटअप होगा, जहाँ लोग अपने ग्रीवियंसेस को लेके जा सकते हैं। कोर्ट्स का आपको पता है जजेस क्या है, उस पर प्रिजाइड करते हैं। आपको एक फॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। आपको अगर तो क्रिमिनल केस होगा, आप कोई एफआईआर लॉन्च करोगे, कंप्लेंट करोगे, या जैसे कोई सिविल केस होता है, सिविल केस जैसे कि एग्जाम्पल किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, या आप कस्टमर हो, आप कंज्यूमर हो, आपने कोई कंज्यूमर केस करना है, तो उसमें आप क्या है, एक प्लीडिंग फाइल करते हो। तो ये क्या हो गया? एक फॉर्मल प्रोसेस हो गया। लोक अदालत ऐसी चीज है जिसमें प्रोसेस क्या रहता है? इनफॉर्मल रहता है। क्यों बनाए गए? क्योंकि देखो, आपने ये तो सुना ही होगा कि एक मूवी में डायलॉग नहीं है, तारीख पे तारीख। तो इसका क्या मतलब है? सिविल केसेस जो हैं 30-30 साल तक चलते हैं। इवन के क्रिमिनल केसेस, अगर निर्भया केस की एग्जांपल आपको याद है तो 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, उसकी जजमेंट कब आई थी? कन्विक्ट को हैंग कब किया गया? तकरीबन 2020-2021 में। सो इवन इन क्रिमिनल केसेस जहां पे ऑफेंसेस इतने ज्यादा एग्रेवेटेड है, संगीन है, उनमें भी क्या है, सजा होते होते 9-10 साल लग जाते हैं। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बनाए गए, जिनको हम लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स हैं। दोनों में एक कॉमन चीज है जिसको हम बोलते हैं, पेन कहाँ से आएगा? ये बच्चे ऊपर क्लिक कर, इसी में? ओके। तो जब आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है तो दोनों का कोई कॉमन पॉइंट भी लिखना होगा। दोनों क्या है? एडीआर है, मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये किसी का आंसर है, रेनू का आंसर, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है लोक अदालत क्या होती है, आर्बिट्रेशन क्या होता है। उन्होंने बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे दी कि लोक अदालत और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स क्या है, यही बोला मैंने, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बता दिया इसका एम क्या है। एम है स्पीडी जस्टिस मिले, स्पीडी जस्टिस मिले और जल्दी से इफेक्टिव रेजोल्यूशन हो पाए किसकी? डिस्प्यूट्स की। ठीक है, डीपीएसपीज में आर्टिकल 39A है एक, क्या होता है आर्टिकल 39A? फ्री लीगल एड। उसमें क्या है कि आपको जो जस्टिस है आप तक पहुंच पाए, वो कैसे मिले कि आपको कोई एडवोकेट को हायर ना करना पड़े, स्टेट आपको एडवोकेट प्रोवाइड करे। तो लोक अदालत में आर्टिकल 39A क्या है? डायरेक्टली सब्सटैंशिएट होता है। जस्ट 1 सेकेंड, आर्टिकल 39A की मैनिफेस्टेशन है डायरेक्टली लोक अदालत।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने ग्रीवियंस डायरेक्टली जज को जाके बता रहे हैं, आपको एडवोकेट्स क्या है स्टेट ने प्रोवाइड कर दिए हैं कि आप जाइए जज साहब को अपना ग्रीवियंस बताइए। और ये किस टाइप का मेथड है? इनफॉर्मल है, कोई भी एविडेंस का प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली जज साहब को जाके अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जज साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ये एक मोर फॉर्मल मेथड्स है। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनीज हैं, कंपनीज क्या करती हैं? वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स बनाती हैं। जैसे अगर मेरी एक कंपनी है, आपका क्या नाम है? हर्षिता की अलग कंपनी है, तो मैंने इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है। सपोज मैंने इनको बोला कि आप मेरे को हर महीने 10 किलो राइस क्या है डिलीवर करेंगे। मैंने इनके साथ एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, हर्षिता की कंपनी के साथ। अब हर्षिता क्या करती है? 2 महीने के लिए मेरे को राइस सप्लाई कर देती है, तीसरे महीने वो मुझे राइस सप्लाई नहीं करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया? ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। जब कंपनीज के बीच में प्रॉब्लम आती है या ऐसी कोई सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में ट्राइब्यूनल का मेथड फॉलो होता है। मतलब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के अंदर जाके हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। अब कंपनीज का रेजोल्यूशन जल्दी क्यों हो? क्योंकि बिजनेस अच्छे से चले, लेजिस फेयर स्टेट की प्रमोशन हो पाए, फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चले। अगर 20-20 साल तक केसेस लटकते रहेंगे कंपनीज के, क्या कोई हमारे इंडिया में आके कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहेगी? नहीं चाहेगी। तो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली बट एक फॉर्मल मेथड है। फॉर्मल क्यों बोला? क्योंकि एक एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, इसमें एक आर्बिट्रेटर क्या है? अपॉइंट होता है। आर्बिट्रेटर का मतलब एक जज जैसा बंदा जो इनफॉर्मल नहीं है, जो फॉर्मली जिसको हमने अपॉइंट किया है, और जो क्या है? पार्शियल नहीं है। ठीक है, जज कौन होता है? जो बंदा बेसिकली इम्पार्शियल होता है, जो किसी की भी साइड नहीं लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस एक्ट से हमने गवर्न किया, हमने इसको एक एक्ट का नाम दे दिया। और इस एक्ट के अंदर अब मेनली कंपनीज और सिविल डिस्प्यूट्स को डील किया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप इस एक्ट में जाइए, आप सिविल कोर्ट मत जाइए, 20-20 साल लग जाएंगे, आपका डिस्प्यूट क्या है? सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? और जो लोक अदालत हैं, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में दी गई हैं। मतलब इसकी प्रोविजन लोक अदालत की कहां दी गई है? इस एक्ट में। इस एक्ट ने बोल दिया कि आप क्या है, जो कोर्ट्स हैं उन्हीं के अंदर लोक अदालत बनाइए। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो हर 3 महीने में जो सेकंड सैटरडे आता है, सेकंड सैटरडे को कोर्ट्स में लोक अदालत लगती है। वहां क्या है? जो जज प्रिजाइडिंग होते हैं वो बैठे होते हैं। अगर किसी इंसान को कोई भी डिस्प्यूट है, उसका केस चल रहा है ऑलरेडी, आके बोलता है कि जज साहब मेरा मैटर आप रिजॉल्व करा दो, अगर जो भी इसके लिए में पैसे होंगे कॉम्प्रोमाइज होगा, राजीनामा कर लेंगे, मैटर सॉल्व करा दो, 20 साल तक इसको चलाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर जज को उसमें सब्सटेंस लगता है तो लोक अदालत में वो क्या प्रोसीड हो जाता है। बट क्या आप मर्डर जैसे ऑफेंसेस को क्या लोक अदालत से सॉल्व कर सकते हो? नो, बिकॉज यहाँ एक सोसाइटी एट लार्ज इम्पैक्ट हो रही है। तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस जहां पे सोसाइटी इतनी इम्पैक्ट नहीं हो रही है, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो इतने ग्रीवियस नहीं है, जिनको हम मनी के साथ कंपाउंड कर सकते हैं, बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं, कि राजीनामा करके कोई चीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें लोक अदालत है। अदरवाइज जो संगीन अपराध हैं, जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, रेप हो गया, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, ऐसे ऑफेंसेस को कभी भी कंपाउंड नहीं किया जा सकता। उसमें पूरा प्रोसेस जो कोर्ट का लगता है वही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर गवर्न। फिर आगे चलते हैं। फिर तीसरा डिफरेंस है लोक अदालत में क्या है? जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, अभी मैंने आपको बताया ना कि हम राजीनामा कर लेते हैं, मतलब हम क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं कि यार नहीं, अगर कोई बंदा बोल रहा है मैं 20,000 कॉम्पनसेशन लूंगा,
जज क्या है, नेगोशिएशन में टॉक्स करते हैं कि नहीं यार इतनी तो तेरी बनती नहीं, आप 15,000 कंपनसेशन ले लो और केस को खत्म कर देते हैं। ये क्या हो गया, नेगोशिएशन होगी, मोल भाव कर रहे हो आप। कंसिलेशन होती है कोई तीसरा बंदा, यहाँ कौन तीसरा बंदा है, जज, वो आपको बेसिकली आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि नहीं आपने गलत किया है, इनके पैसे इतने बनते हैं, आप इनको इनके पैसे दे दो। तो इस तरीके से क्या है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है बेसिकली एमिकेबल वेज में, फ्रेंडली मैनर में, ताकि आपको कोर्ट का जो भारी भरकम प्रोसेस है उसको फॉलो ना करना पड़े। ठीक है, फिर आ गया आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी और हर्षिता की कंपनी है और मैंने अगर इनके साथ आर्बिट्रेशन करनी है, तो कंपनी जब बनी है और जब कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरी कंपनी के साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, अगर मैं हर्षिता की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं तो मैं इसके साथ एग्रीमेंट मैं ये भी लिखूंगी कि अगर हर्षिता मेरा तेरे साथ कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपना बिजनेस रोकना नहीं है, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी अगर कोई डिस्प्यूट हो हर्षिता और मैं उसको सॉल्व कर ले और वो बात खत्म हो जाए। ठीक है, तो रेजोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो आपने अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा कि डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व होगा, कैसे रिजॉल्व होगा, वो सब बातें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखी जाती है। मतलब पार्टीज पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं, कोर्ट के ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। और जो आपका आर्बिट्रेटर है, जो मैंने बताया आपको इम्पार्शियल एक बंदा होना चाहिए जो आपका डिसाइड करेगा आर्बिट्रेशन, उस जजमेंट को हम अवार्ड बोलते हैं। जैसे आपको पता है अगर कोई केस होता है तो उसमें जो डिसीजन आता है उसको हम जजमेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेशन के केस में उसको हम अवार्ड बोलते हैं। तो बेसिकली लोक अदालत में डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा, आप कॉन्सिलिएशन करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, तीसरा तरीका क्या है, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, और एडीआर से आर्बिट्रेशन से रेजोल्यूशन कैसे होगी, आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आप बताओगे डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, कहाँ सॉल्व होगा। ठीक है, और फिर उसके बेसिस के ऊपर आपकी जजमेंट आएगी, मतलब के अवार्ड आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लोक अदालत में क्या है, जो डिसीजन सपोज करिए लोक अदालत में कोई डिस्प्यूट चला गया, उसके बाद जो जज है वहां पे वो क्या है, डिसीजन देंगे। ठीक है, डिसीजन सपोज अगर लोक अदालत में मैं और हर्षिता चले गए हैं, ठीक है, अब लोक अदालत का जो भी डिसीजन होगा उसका मानना नहीं मानना हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। लोक अदालत पीपल्स कोर्ट है, पीपल डिसाइड करेंगे कि वो एग्री होते हैं लोक अदालत के डिसीजन से या नहीं होते हैं। सो बेसिकली ये बाइंडिंग सिर्फ तब होगा जब पार्टीज क्या है, एग्री करेंगी। ठीक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, इनफॉर्मल है, और आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है पार्टीज पे, और वो एक कोर्ट के ऑर्डर की तरह क्या होगा, इनफोर्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल मेथड था, ये क्या है, इनफॉर्मल मेथड है। ठीक है, अब आई थिंक फिफ्थ डिफरेंस देखिए, फिफ्थ में लोक अदालत क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ही आपको लोक अदालत में भेजता है कि आप देखिए अगर आपका डिस्प्यूट लोक अदालत से सॉल्व हो सकता है तो आप सॉल्व करवा लो। ठीक है, और जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है इसमें फीस लगती है। क्यों? क्योंकि इसका सारा के सारा फॉर्मेट ही डिफरेंट है। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल अलग से एक तरीके की कोर्ट है जिसमें आर्बिट्रेटर बैठेगा और पार्टीज क्या है अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगी। कोर्ट से डिफरेंट है क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आर्बिट्रेशन में टाइम कम लगेगा बट फीस तो फिर भी लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो लोक अदालत है जो भी उसका अवार्ड आया, मतलब लोक अदालत का डिसीजन आया, पीपल्स कोर्ट है, पीपल एग्री करेंगे तभी बाइंडिंग होगा।
तो क्या उसकी अपील हो सकती है? जो आपने खुद में डिसाइड कर लिया, किसी जज ने डिसाइड नहीं किया, दैट मीन्स उसकी अपील भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने एग्री किया है उस चीज पे। ठीक है, कोई डाउट? फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हमने क्या बताया कि एक अलग तरीके से कोर्ट होती है, ट्राइब्यूनल होता है, अपना मेथड चलता है। तो इसकी अपील क्या है? फाइल बिल्कुल हो सकती है। अगर आप किसी आर्बिट्रेटर के फैसले से खुश नहीं हो, आप अपील कर सकते हो, क्योंकि अपील क्या है? इनहेरेंट राइट है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 याद है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 क्या कहता है? रिट फाइल कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। 226 क्या कहता है? हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। किसके लिए? फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट के लिए। तो क्या आप 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं? इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। आप अपील भी कर सकते हो, आप आर्टिकल 226 में रिट भी फाइल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप नाखुश हो कि मेरा लीगल राइट क्या है? वायलेट हो गया। ठीक है, अब आगे है, अभी मैंने आपको बताया था क्या हम बहुत बड़े ऑफेंसेस के लिए आर्बिट्रेशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। वो प्रीडोमिनेंटली सिविल केसेस या कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए होती है। ठीक है, और जो लोक अदालत है वो भी कंपाउंडेबल केसेस के लिए हो सकती है। सिविल हो, क्रिमिनल हो। कंपाउंडेबल का मतलब क्या है? जिसपे आपका राजीनामा हो सके। क्या अगर ए पर्सन ने बी पर्सन का मर्डर कर दिया, क्या वो उसके घर वालों के साथ राजीनामा कर सकता है कि मैं आपको 20 लाख रुपया दे देता हूं, आप एफआईआर वापस ले लो? नहीं, क्योंकि ये स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस हैं, सोसाइटी के खिलाफ ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो ये क्या है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है। छोटे मोटे ऑफेंसेस में क्या है? लोक अदालत फंक्शन करती है। ठीक है, एक और सृष्टि है आई गेस, उनका आंसर था। उनके आंसर में स्टार्टिंग में उन्होंने कोट दिया था, ये जस्टिस बालाकृष्णन का कोट है। ये कोट बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट उन्होंने बताया कि लोक अदालत क्या है? लोक अदालत हैं ब्लेसिंग टू दी पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड, ऑफरिंग देम एक्सेस टू जस्टिस इन नॉन एडवर्सरियल वे। आप अपने आंसर को एक कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू स्टार्ट योर आंसर। अब लोक अदालत अगर मैं आपको रिलेट करूं तो ये आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और क्या ये गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड भी है? गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, चाहे पुअर है, रिच है, इक्वालिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो क्या लोक अदालत ऐसा सिस्टम है जो गांधीयन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करता है? बिल्कुल। तो आप इसको भी अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। और जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है वो कैसे आया? वो यूनाइटेड नेशंस की यूएन सिट्रल कन्वेंशन थी, उसके बेसिस पे आया। प्लीज जोट इट डाउन गाइस कि आप लोग इंटरनेशनल लॉज के साथ उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। तो यूएन का अगर कोई भी कन्वेंशन है, आप अगर कोई भी हमने इंडियन लॉ उसके ऊपर इनैक्ट किया है, इसके ऊपर एक डीपीएसपी भी है कि हमें इंटरनेशनल लॉ को क्या है? रिस्पेक्ट करना है। ऐसा एक डीपीएसपी है ना? कौन सा आर्टिकल है? 51 यस। तो वो क्या है? वो यही बोलता है, सॉरी 51 आर्टिकल आई। तो 51 आर्टिकल क्या बोलता है? हमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कन्वेंशंस चल रही हैं उनको भी हमें इंडिया में ऐसे लॉज को लाना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस को रिस्पेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे विमेन रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस होते हैं उनके ऊपर एक कन्वेंशन थी, सीडॉ कन्वेंशन, तो उनसे हम लॉज लाए हैं। वैसे ही अगर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट था, ये यूएन सिट्रल मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, आई होप लीगल एस्पेक्ट समझ आ गया होगा, बाकी यूपीएससी एस्पेक्ट मैम डील करेंगे। आई एम नॉट वेल। नहीं, दैट इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच रमन फॉर ब्रिंगिंग द कंटेंट टू आवर लेक्चर। थैंक यू। सो मैम विल ऑल्सो टेक अप योर लीगल टर्म्स, जो कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे ना आजकल आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। द प्रॉब्लम विद यूपीएससी इज दैट दे आर टर्निंग द
UPSC into judiciary exams, and the first most example is this कि इस बारी का मेंस का क्वेश्चन भी अमन वाज लाइक मैम ये तो देखो लॉ वाली चीज़ें हैं। मैं कहा जाओ आज तुम लेक्चर लो, फिर आज तुम करवाओ जाके, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन वेरी नाइसली रिटन, बट सृष्टि आपने बहुत लंबा लिख दिया।